क्या आप भी अपने गंजेपन से परेशान हैं और हर दिन एक परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश में रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं एक ऐसे पेशेंट की जर्नी जो लंबे समय से हेयर लॉस से परेशान थे। उनका हेयर फॉल धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि ये नॉरवुड ग्रेड 3 स्टेज ऑफ बॉल्डनेस तक पहुंच गया। शुरुआत में पेशेंट ने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए कई ऑयल्स और शैम्पूज ट्राई किए, लेकिन उन एफर्ट्स से कोई विजिबल इंप्रूवमेंट नहीं मिले। पेशेंट के हेयर लॉस का मेन रीजन था उनके जेनेटिक्स, जिसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने और एक्सेलरेट किया। पेशेंट की जॉब की वजह से उनकी पोस्टिंग डिफरेंट लोकेशंस में होती रहती थी, जहां के क्लाइमेट और लाइफस्टाइल डिफरेंस की वजह से उनका हेयर लॉस और फास्ट हो गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे पेशेंट के इनिशियल चैलेंजेस के बारे में, उनके मंथली फॉलोअप्स का एक्सपीरियंस और कैसे उनकी हेयर ग्रोथ पहले महीने से लेकर तीसरे और छठे महीने तक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। साथ ही आपको विवरण में बताएंगे उनकी स्कैल्प कंडीशन के बारे में। एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पेशेंट से जानते हैं कि उन्होंने बॉल्डनेस की वजह से अब तक क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए। माई सेल्फ आदित्य कुमार, मेरी उम्र 35 साल है और मैं यहाँ आज 24/12/2024 में हरिद्वार QST क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। हेयर फॉल स्टार्ट मेरा हुआ 2015 के आसपास और 16 में मेरी जॉब लगी। मेरे कई ट्रांसफ़र हुए पहाड़ों में, कई जगह पे मैं गया तो पानी चेंज होता है, तो उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल और जल्दी हो गया। और मेरे जेनेटिकली भी मुझे हेयर फॉल हुआ है, क्योंकि मेरे नाना की तरफ भी और मेरे बाबा जी की तरफ भी, दोनों तरफ पापा की तरफ सबको ही बॉल्डनेस थी। हेयर फॉल रोकने के लिए तो जैसे अनियन ऑयल होता है और प्याज का रस और एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, एंटी हेयर फॉल यूज़ करा शैम्पू, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बॉल्डनेस बढ़ती रही और आज मैंने ये सोचा कि अब तो ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता बचा है। हेयर फॉल के बाद कॉन्फिडेंस तो लो होता ही है, क्योंकि आप कहीं जाते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छे, लेकिन आपके फोटोग्राफ्स अच्छे नहीं आते तो आपको खुद अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं घूमने या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आपका मन नहीं करता कि आप फोटो खिंचाएं, क्योंकि आपकी फोटो अच्छी नहीं आती है अगर आपके बाल नहीं, क्योंकि आदमी का जो गहना है वो सिर्फ बाल ही है। मेरे एक कज़न है अश्विनी कुमार, लक्सर में रहते हूँ, तो उन्होंने 2 साल पहले QST से ट्रांसप्लांट कराया था। उनसे मेरी मुलाकात एक शादी में ही हुई, तो उनका अपीयरेंस मुझे बिल्कुल चेंज लगा और बहुत अच्छी हेयर लाइन थी उनकी। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे गाइड करा QST हरिद्वार जाइए आप। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, और फिर मैंने यूट्यूब्स और नेट के थ्रू पता चला कि यहाँ पे रियलिटी में ही अच्छा रिजल्ट है। फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, उन्होंने भी मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया QST का, तो मैंने बात हुई, मेरी स्टाफ से बात हुई, उन्होंने वीडियो कॉल करा मुझे। उन्होंने कहा कि आप अपना फोटोग्राफ्स भेजिए, हम आपको ग्राफ्ट्स बताएंगे। उसके बाद फिर मैंने फोटो भेजे, उन्होंने बताया कि इतना इतना आपका एस्टिमेटेड है, एक नंबर बताया कि ये है 3000 ग्राफ्ट्स उन्होंने बताया कि लगेंगे और आपको रिपोर्ट्स करानी होंगी। उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेजी कि आपको ये रिपोर्ट्स करानी है। फिर ब्लड सैंपल वगैरह मैंने दिया, रिपोर्ट्स सेंड कर दी और सारी चीज़ें इजीली हो गई। स्टाफ ने कोऑपरेट करा और डेट मिल गई मुझे। QST आने से पहले मैं लोकल अपने एरिया में एक क्लिनिक था, वहाँ पे गया, कंसल्ट करा। उन्होंने मुझे PRP और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बोला, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनको इतना एक्सपीरियंस है या वो लोग कैपेबल हैं कि मतलब अच्छा कर सकें। और QST में बिल्कुल ही अपोजिट था, यहाँ पे लोग कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर कॉन्फिडेंट हैं और जो उनका बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने QST को चुना। मेरी प्रेफरेंस QST इसलिए है क्योंकि मैंने पहले यहाँ विजिट करा, तो मुझे यहाँ पे हाइजीन बहुत अच्छा था और जो स्टाफ है वो ट्रेंड लगा और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है और सारे ही डॉक्टर अवेलेबल हैं
टाइम पे, और जो मेरी क्वेरी थी और जो मेरा प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला कि हाँ वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए क्यूएसटी को चूज करा। ट्रांसप्लांट के लिए मुझे मेरी फैमिली से फुल सपोर्ट है, और उन लोगों ने बोला कि हाँ आपको ज़रूरत है तो आप कराइए बिल्कुल। और जब मैं यहाँ पे आया तो वो चीज़, मतलब पहले घबराहट तो थी, क्योंकि जो इंजेक्शन होते हैं या फिर उनसे तो सबको डर ही लगता है, तो लेकिन बहुत ही ईजी हो गया सब कुछ आराम से। और अब मैं घबरा नहीं रहा हूँ अब मेन बात तो ये है कि अब मैं घबरा नहीं हो रही है, पहले हो रही थी जब यहाँ नहीं आया था। ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस, और क्यूएसटी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर करा वीडियो में। और अब ट्रांसप्लांट अब स्टार्ट होगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद मैं आपसे मिलूंगा जरूर वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया था, अब उनके स्कैल्प की कंडीशन क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि बॉल्डनेस रैपिडली प्रोग्रेस कर चुकी है, जिसमें पेशेंट की हेयर लाइन काफी पीछे चली गई थी, जिस वजह से उनके फेस का नेचुरल फ्रेम डिस्टर्ब हो गया था। फ्रंटल स्कैल्प में डेंसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन में थे। इन रीजन्स में हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे जो स्कैल्प को वॉल्यूम और कवरेज दे रहे थे। पेशेंट का डोनर एरिया काफी स्ट्रांग था। दोनों टेम्पोरल साइड ऑफ द स्कैल्प अबव द ईयर एंड बिहाइंड द टेम्पल्स और ऑक्सीपिटल जोन्स डेंसली पॉपुलेटेड थे और उनमें प्लेंटी ऑफ हेल्थी फॉलिकल्स अवेलेबल थे। ये एक पॉजिटिव साइन था कि सर्जिकल हेयर रेस्टोरेशन के लिए एडिक्वेट ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते थे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेचुरल लुक। पेशेंट का मेन कंसर्न थी उनकी रिसीडिंग हेयरलाइन और फ्रंटल बॉल्डनेस, जो डायरेक्टली उनकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस पर इंपैक्ट कर रही थी। सो आवर एक्सपर्ट्स वुड रिस्टोर इट। स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन डिजाइन करते वक्त सिर्फ कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट ही नहीं, बल्कि पेशेंट के फेशियल बैलेंस को भी ध्यान में रखा गया। हर पेशेंट का फेस यूनिक होता है, इसलिए हेयरलाइन डिजाइन भी एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से नहीं होता। इस केस में पेशेंट की एज, फेशियल स्ट्रक्चर, फॉरहेड प्रोपोर्शन और सिमेट्री को कंसिडर किया गया। हमारे सर्जन्स ने इंश्योर किया कि हेयरलाइन न तो अननेचुरली लो हो और न ही ज्यादा हाई, बल्कि एक ऐसी पोजीशन पर हो जो उनके फेशियल फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट करे और नेचुरल लगे। इसके साथ ही टेम्पल पॉइंट्स और फ्रंटल जोन को केयरफुली आउटलाइन किया गया, जिससे एक बैलेंस्ड और यूथफुल लुक क्रिएट हो। ये केयरफुली प्रिपेयर्ड हेयरलाइन मैप सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, जिसके बेसिस पर आगे के स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रिसिपिएंट और डोनर एरियाज में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया, जिससे पेशेंट के लिए प्रोसीजर स्मूथ और पेनलेस रहे। देन रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी गई। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को डेंस पैकिंग में इरेगुलर पैटर्न फॉलो करते हुए क्रिएट किया गया था। फ्रंटल एरिया भी स्पार्स था, इसलिए वहां भी स्लिट्स को क्लोजली क्रिएट किया गया था। स्लिट्स क्रिएट करने के बाद एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसे क्यूएचटी टेक्निक को फॉलो करते हुए परफॉर्म किया गया, जिसमें ग्राफ्ट्स सिमुलेटेनियसली एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट होते हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जो नेचुरल लुक क्रिएट करते हैं। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जो फुलर लुक क्रिएट करेंगे। इस केस में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। अगर आप प्रोसीजर को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। 1 महीना पहले मैंने सर्जरी कराई क्यूएसटी में, और उससे पहले का जो भी एक्सपीरियंस था क्यूएसटी में वो मैंने आप लोगों से शेयर करा। और सर्जरी वाले दिन मैं काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन यहाँ का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिंग और काफ़ी मतलब हौसला मेरा बढ़ाया। जो ओल्ड पेशेंट्स थे उनसे मिले, डॉक्टर से मिले, उन्होंने बताया कि क्योंकि हर आदमी को रहता है कि नीडल्स चुभेंगी तो दर्द होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना सोचा था। वीडियोस देख के थोड़ा सा आदमी डरता है, लेकिन ऐसा नहीं था। और बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स थे सर्जरी के दौरान, क्योंकि सर्जरी काफ़ी लंबी होती है, सुबह से रात हो जाती है, और उसमें वॉशरूम जाना, जैसे पानी पीना, लंच कराना, उसमें हर तरह से हमें सपोर्ट करा गया। और जब भी वॉशरूम जाना होता था तो एक नर्स
हमारे साथ जाती थी वॉशरूम तक कि कोई दिक्कत तो नहीं है पेशेंट को ये देखने के लिए, और हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन था और सब कुछ ठीक था, बढ़िया। उस दिन आफ्टर सर्जरी पेन वेन तो कुछ नहीं था, लेकिन आफ्टर सर्जरी 2 दिन बाद शायद जो डोनर एरिया है वहां से हल्का हल्का पेन हो रहा था, क्योंकि वही टेक के सोना था। आज 1 महीने बाद मेरा शेडिंग फेज चल रहा है अभी, और सही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी आप मेरा ये 1 मंथ का रिजल्ट देख सकते हैं। अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है और 3000 ग्राफ्ट्स मेरे लगे थे, और अभी 1-1.5 महीना और मेरा शेडिंग फेज चल रहा है और चलेगा 1-1.5 महीना, और उसके बाद देखते हैं 4th मंथ या 5th मंथ में प्रोग्रेस कैसी रहेगी। आफ्टर ट्रांसप्लांट कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हुआ है, और जो लोग मतलब कराने के लिए मना कर रहे थे वो भी देख के कह रहे कि नहीं यार ये तो बहुत ही इफेक्टिव है और दिख रहा है इसका असर। उन लोगों को जैसे नॉलेज नहीं थी तो वो चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। फैमिली की जो लोग केयर करते हैं ज़्यादा वो भी कहते हैं अरे क्या जरूरत है ये वो, लेकिन अब सब ठीक है, पॉजिटिव है, और मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, मेन बात, आफ्टर ट्रांसप्लांट पीआरपी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे 5-6 महीने बहुत ही सेंसिटिव होते हैं जो ट्रांसप्लांट हेयर होते हैं उनके लिए, और जो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर हैं जो पतले हो गए हैं, जो बेजान हैं, उनके लिए भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। उसमें हार्डली टोटल देखा जाए तो 30 मिनट्स लगती हैं, 10-15 मिनट आपका ब्लड सैंपल लेने में और उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने में, और फिर एक दूसरा टेक्नीशियन हमारा इंजेक्ट करता है स्कैल्प पे, और फिर वो मसाजर से स्प्रेड कर देता है पूरा केवल प्लाज्मा को, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, और स्ट्रेंथ देने के लिए हमारी जो रिकवरी है हेयर्स की वो जल्दी करने के लिए, और हेल्थ को वहाँ बालों की हेल्थ को बढ़ाने के लिए 10 मिनट का सेशन होता है जिसमें पीआरपी करी जाती है, और पेन बहुत ही माइनर सा होता है, आपको कई बार पता भी नहीं चलता है। सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो स्किन की तो हल्का फुल्का सा महसूस देगा। जैसे कि आप मेरा ट्रांसप्लांट एरिया देख सकते हैं, और ये मेरा डोनर एरिया, ये पूरी तरह से हील हो चुका है कंप्लीटली, कोई पेन नहीं है, किसी तरह कोई इन्फेक्शन नहीं, और 3rd पीआरपी में मैं आपके पास आऊँगा दोबारा अपना जो प्रोग्रेस है वो दिखाने के लिए। प्रोसीजर के बाद पेशेंट ने 1 मंथ कंप्लीट होने पर अपने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस विजिट में हमारे एक्सपर्ट्स ने ट्रांसप्लांटेड स्कैल्प का डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, शेडिंग फेज स्टार्ट हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड एरिया में अप्रोक्सीमेटली 60% शेडिंग विजिबल थी। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली थी, जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स की हीलिंग और ग्रोथ स्टिमुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीआरपी के ग्रोथ फैक्टर्स फॉलिकल्स को रिवाइव करने और आगामी महीनों में हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करते हैं। नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे और डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था। इसके बाद पेशेंट ने नेक्स्ट फॉलोअप के लिए विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि उनका 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम आदित्य है और मेरा हेयर फॉल 2012 से स्टार्ट हो गया था। उसको देखते रिसीड होते होते मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी। अब 2024 में दिसंबर में मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया और आज मेरा 3rd पीआरपी सेशन था जो सक्सेसफुली डन हो गया। 25 दिसंबर को जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो डॉक्टर ने 3000 ग्राफ्ट सजेस्ट करे और सक्सेसफुली वो लगे, और उसमें पीआरपी से थोड़ा ही ज़्यादा पेन हुआ है। मामूली ही रहता है वो पेन, बेरेबल होता है, और डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी है, अच्छे से आपका ध्यान रखती है। नाश्ता, चाय, पानी, वॉशरूम वगैरह सब आपके साथ ही रहते हैं। सर्जरी के बाद हल्की सी स्वेलिंग फेस पे रही थी, क्योंकि उसमें सोना एकदम स्ट्रेट होता है, तो लेकिन सोते सोते आदमी कभी भी बैंड हो जाता है, तो वैसे कोई मेजर दिक्कत आई नहीं। हल्का फुल्का डैंड्रफ था 1 महीने के बाद, वो भी डॉक्टर ने सीरम दे दिया था तो वो भी चला गया है।
15 से 20 दिन बाद मेरा जो डोनर एरिया है वो हील हो गया था कम्प्लीटली, और 20-25 दिन बाद ही थोड़ा सा ग्राफ्ट्स में से ग्रो होने लग गए थे बाल धीरे धीरे। और 25 दिसंबर 2024 में जैसे ट्रांसप्लांट हुआ, उसके 1 महीने बाद शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे बाल जा रहे थे, आ रहे थे, और अभी सब ठीक है। हेयर लाइन मेरी बहुत पीछे थी पहले, अब ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ग्रो हुआ है। अब मैं फेस टू फेस लोगों से बात करता हूँ और आंखों में आंखें डाल के उनकी बातों का जवाब देता हूँ। सर्जरी से पहले मेरा कॉन्फिडेंस लो था, लोगों से डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाता था, और सर्जरी के बाद अब वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। अब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जा रहा है। ये आज 3rd PRP है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले की आप मेरी फोटो देख सकते हैं 3 महीने पहले की, कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे थी। अब ट्रांसप्लांट हो चुका है, काफ़ी आगे तक बाल आ चुके हैं, लग चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। शुरू से कंसल्टेंसी से लेके और सर्जरी तक बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छा स्टाफ है QST का, नीट एंड क्लीन, और हाइजीन वगैरह सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस QST के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। थैंक यू QST, और मैं आता रहूँगा, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। 4th PRP, 5th PRP, 6th PRP, थैंक यू। 3 months में स्कैल्प पर इंप्रूवमेंट्स विजिबल थे। इस स्टेज तक शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे थे, बिकॉज नए हेयर रूट्स स्कैल्प के अंदर सेटल हो गए थे और उनसे फ्रेश ग्रोथ ग्रेजुअली सरफेस पर अपीयर होने लगी थी। नेटिव फॉलिकल्स भी इस ड्यूरेशन में और ज्यादा मैच्योर और थिकर हो चुके थे, जो स्कैल्प पर एक नेचुरल कवरेज प्रोवाइड कर रहे थे। पेशेंट का डोनर एरिया इस टाइम पर बिल्कुल अनडिटेक्टेबल था, न स्कारिंग विजिबल थी और न ही किसी अनइवननेस का साइन था, विच इंडिकेट्स एक्सट्रैक्शन प्रिसाइज वे में परफॉर्म किया गया था। आने वाले महीने में ट्रांसप्लांट हेयर की थिकनेस, टेक्सचर और डेंसिटी और इम्प्रूव होती रहेगी। इसके बाद पेशेंट ने नेक्स्ट फॉलोअप के लिए 6 months कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया। दिसंबर 2024 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और 3000 ग्राफ्ट्स लगे, और 6 महीने बाद आज मेरी कंडीशन ये है, आप देख सकते हैं। फ्रंट एरिया में ये मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, 3000 ग्राफ्ट्स लगे हैं सामने सामने, और प्रोग्रेस आप देख सकते हैं क्या है। आफ्टर ट्रांसप्लांट ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, और बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला है जो मुझे चाहिए था, लेकिन अब जाके डॉक्टर्स का जो वर्क है मैं उससे सेटिस्फाई हूँ QST से, और अब मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है पहले से। पहले मैं फ़ोटो खिंचाने में काफ़ी झिझकता था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं सेल्फी और फोटोज़ के लिए रेडी रहता हूँ। शीशे में जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरी जो हेयर लाइन है वो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है और बिल्कुल नेचुरल है, और मेरे कलीग्स और मेरे रिलेटिव सब लोग यही तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत अच्छी हेयर लाइन बनी हुई है, और सभी जगह से गुड रिस्पांस मिलता है मुझको। ट्रांसप्लांट के लगभग 1 महीने बाद शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ, और बाल बाल आ रहे थे, गिर रहे थे, तो मतलब बहुत ही उस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा था अपने आप को देख के कि मतलब यार पता नहीं कब होगा कब होगा। काफी दिन इंतजार करा, और आफ्टर 3 months मेरा जो पूरा कंप्लीट हो गया, एक शेडिंग फेज पूरा निकल गया 2 महीने का पूरा। उसके बाद जो ग्रोथ आई उसके बाद अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर को भी दिखाया मैंने बीच में, जब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो फिर डॉक्टर ने समझाया मुझे, पूरा कंसर्न करा, और उसके बाद आज आप रिजल्ट देख सकते हैं। आज मैं अपनी फाइनल PRP लेने के लिए आया हूँ, और मैं डॉक्टर से मिला हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि वैसे तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको कंप्लीट 1 ईयर बाद ही पता चलेगा, और अच्छी डेंसिटी आएगी, और उन्होंने बोला है अभी 6 महीने हुए हैं, अभी हाफ रिजल्ट समझिए और भी अच्छा होगा। वैसे तो मैं 90% खुश हूँ अपने रिजल्ट से।
बिफोर ट्रांसप्लांट मैंने काफ़ी नेट पे सर्च करा, QST भी था उसमें, और दिल्ली के और चंडीगढ़ के कई क्लिनिक थे, और मेरे कलीग्स ने QST बताया, और मेरा एक रिलेटिव भी है, कज़न है, उसने QST से ट्रांसप्लांट कराया। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, और थोड़ा सा लोग बाग वीडियोस में देख के डर जाते हैं कि यार काफ़ी सारे छेद होंगे सिर में, तो थोड़ा डरते हैं। तो अब मैंने जब उनका रिजल्ट देखा अपने रिश्तेदार का, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अब कराना ही है, अब डरना नहीं है, कराना ही है। तो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, 100%, 100 एंड प्लस मैं कहूँगा। मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और मेरा डिसीजन भी, मैं खुश हूँ अपने डिसीजन से। जब बाल गिरने स्टार्ट हुए, इससे पहले की फोटोज में देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लुक था, और अब मैं उससे अपने कंपेयर करता हूँ अब की फोटोज को, तो अब मैं बहुत हद तक मैं सेटिस्फाई हूँ और खुश हूँ अपने ट्रांसप्लांट से। QST की टीम बहुत ही अच्छी है, और आपको लगातार आपके कांटेक्ट में रहती है, बिफोर एंड आफ्टर पोस्ट सर्जरी भी। और हर दिन वो आपसे फ़ोन करके पूछते हैं, या हर हफ्ते वो फोटो शेयर करवाते हैं अपने से, डॉक्टर को दिखाते हैं कि हाँ ये कंडीशन है, और कह के बोलते हैं कि मतलब अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप हमें कॉल करिए और फोटोज भेजिए। अगर कुछ एलर्जी टाइप का लग रहा है तो वो लोग पूरा कंसर्न करते हैं इस चीज़ के बारे में। और यहाँ का हाइजीन वगैरह बहुत अच्छा है, और सफाई बहुत बढ़िया है, स्टाफ बहुत बढ़िया है। आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरे पर्सनल लाइफ में पहला तो यही चेंज है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि मतलब मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बच्ची भी है। और अब मैं अपनी पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, अब जिम जाता हूँ, और अब मैं खुश हूँ। और शॉपिंग करना मुझे पहले से ही पसंद था, अब और ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ। ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन मेरा इंडिविजुअल का था। मेरे मम्मी पापा और वाइफ सब लोग मतलब मना ही कर रहे थे, ऐसा कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा था कि मतलब कि भाई बहुत जरूरी है, सब कुछ हो चुका है तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंट नहीं फील करता था, और मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था अपने आप को देखना ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो टाइम मतलब मैंने वेस्ट कर दिया है, कि वो जो लोग कराना चाहते हैं वो वेस्ट ना करें। क्योंकि मैंने कम से कम 3 साल मैंने हेयर पैच यूज करा है, उसमें एलर्जी होती है बहुत गंदी, स्वेटिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, बहुत ही बुरा है वो चीज। तो मैं ये कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अभी स्टार्टिंग फेज है, तो आप डॉक्टर को कंसर्न करें, QST को। और अगर ट्रांसप्लांट की नीड नहीं है तो वो दवाइयों से कर देंगे, अगर ट्रांसप्लांट की नीड होगी तो वो आपका ट्रांसप्लांट करेंगे। और डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप पीआरपी करके एक वो आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको कितना दर्द होगा। केवल आपको एनेस्थीसिया देके आपको पता भी नहीं चलता है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ही इजीली डन प्रोसेस है, बस थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है जब आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, और जो डायरेक्शन होती है डॉक्टर्स की और टीम की वो फॉलो करनी होती है केवल, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप आइए और अपना कॉन्फिडेंस लेके जाइए वापस। जब मैं किसी अननोन पर्सन से मिलता हूँ, और जो जानता नहीं है कि मतलब मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो वो बिल्कुल भी जज नहीं कर पाता इस बात को कि हाँ कि मेरे जो हेयर है वो ट्रांसप्लांटेड है। और हेयर की क्वालिटी क्योंकि ऐसी है कि बिल्कुल मैच जो मेरे रियल हेयर से ही है, और बिल्कुल कोई जज नहीं कर सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया। ऑन द बेसिस ऑफ माय हेयर ट्रांसप्लांट और स्टाफ और सर्जरी सब कुछ ऑल ओवर, मैं QST को 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है QST टीम के साथ और डॉक्टर्स के साथ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सीलेंट है। और आगे का जो भी एक्सपीरियंस होगा नेक्स्ट सेशन में PRP कि जब मैं आऊँगा तो आप लोगों से शेयर करूँगा। जब तक के लिए वीडियो में बने रहेगा। थैंक यू QST। 6 महीने का फॉलोअप पर पेशेंट का लुक कंप्लीटली चेंज हो चुका था। प्रोग्रेस काफी अमेजिंग थी। हेयरलाइन ने वेल डिफाइंड और नेचुरल शेप ले ली थी।
जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी और पेशेंट का ओवरऑल लुक बैलेंस्ड लग रहा था। फ्रंटल एरिया जो पहले कंप्लीटली स्पार्स था अब विजिबली वॉल्यूमिनस दिखाई दे रहा था। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स स्मूथली नेटिव हेयर के साथ मर्ज हो गए थे और स्कैल्प पर एक यूनिफॉर्म और नेचुरल कवरेज क्रिएट कर रहे थे। ओवरऑल 6 मंथ प्रोग्रेस ने क्लियर इंडिकेशन दिया कि फाइनल रिजल्ट्स और भी प्रॉमिसिंग होने वाले हैं, जहां हेयर थिकनेस और डेंसिटी और इनहैंस होगी, क्योंकि अब पेशेंट यंग और एनर्जेटिक लग रहे थे एज कंपेयर टू इनिशियल कंडीशन, और सेपर्स एरियाज भी अच्छे से फिल हो चुके थे। ये अभी सिर्फ 6 महीने की प्रोग्रेस है। हेयर ट्रांसप्लांट के फाइनल रिजल्ट्स 8 से 12 महीने के टाइम पीरियड में रिवील होते हैं, तो पेशेंट के रिजल्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप भी बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।